नमस्कार दोस्तों। आज हम यहाँ पर बीएससी पार्ट थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री का नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है प्रकाश अवशोषण के नियम। इससे पहले हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं और ऊष्मा रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, और ऊष्मा रासायनिक अभिक्रियाएं और प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में जो अंतर है उसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद में जो हमारा सेकंड टॉपिक यानी नेक्स्ट जो टॉपिक है प्रकाश अवशोषण के नियम। इसमें आप लोगों के प्रकाश अवशोषण के दो नियम हैं। एक तो है लैम्बर्ट नियम, और दूसरा है बियर लैम्बर्ट नियम, बियर लैम्बर्ट नियम। ये दो नियम हैं आप लोगों के सिलेबस में प्रकाश अवशोषण के नियम। वैसे तो ये जो टॉपिक है प्रकाश अवशोषण के नियम ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, फिर भी क्या है कि एग्जामिनर कभी कभी इनमें से क्वेश्चन पुट अप कर लेता है, और एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में मिल जाता है। तो इसमें दोस्तों देखो, यहाँ पर अपन सबसे पहले पढ़ते हैं प्रकाश अवशोषण के नियम। प्रकाश अवशोषण के नियमों के लिए अपन सामान्यतः एक सममांगी पारदर्शी माध्यम का उपयोग करते हैं। यानी ये हमारे पास एक सममांगी पारदर्शी माध्यम है, यानी ये एक ऐसा पदार्थ है जो सममांगी पदार्थ की तरह व्यवहार करता है। इस सममांगी पदार्थ पर कोई एक वर्णित प्रकाश की किरण आपतित कराते हैं हम, जिसकी तीव्रता को अपन यहाँ पर डिनोट कर ले आई ओ, यानी ओ फॉर ऑब्जर्व, आपतित विकिरण। इस विकिरण का कुछ भाग तो इस पदार्थ के द्वारा क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है, तो उसे तो हम आई ए के द्वारा डिफाइन कर लें, और कुछ भाग इसमें से होकर स्थानांतरित हो जाता है, जिसे अपन आई टी ट्रांसमिटेड कर देते हैं। और इसका कुछ भाग यानी 4% भाग जो है परावर्तित हो जाता है, जिसे अपन आई आर है, क्या कह देते हैं, आई आर कह देते हैं। और ये हमारे पास सममांगी अवशोषी माध्यम, सममांगी अवशोषी माध्यम, ठीक है। अब प्रकाश अवशोषण के नियम के अनुसार अपन ये कह सकते हैं कि जब एक वर्णित प्रकाश की विकिरण को, जब एक वर्णित प्रकाश की किरण को एक सममांगी अवशोषी माध्यम, अवशोषी माध्यम से गुजारा जाता है, गुजारा जाता है, तो एक वर्णित विकिरण का कुछ भाग परावर्तित कुछ भाग अवशोषित तथा शेष भाग स्थानांतरित हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता। जब एक वर्णित प्रकाश की किरण को हम एक सममांगी अवशोषी माध्यम से गुजारते हैं, तो एक वर्णित
विकिरण का कुछ भाग, एक वर्णी विकिरण का कुछ भाग परावर्तित हो जाता है, कुछ भाग अवशोषित हो जाता है और शेष भाग क्या हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। अतः आपतित विकिरण की तीव्रता, अतः आपतित विकिरण या आपतित प्रकाश की तीव्रता, ऐसे लिखते हैं इसको हम, आपतित प्रकाश की तीव्रता के रूप में। अतः आपतित प्रकाश की तीव्रता आई ऑब्जर्व बराबर इन सभी का योग हो जाएगी आई आर प्लस आई ए प्लस आई टी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये माना जाता है कि आई आर का जो मान होता है, यानी परावर्तित जो भाग होता है वो बहुत कम होता है, अर्थात इस संपूर्ण भाग का लगभग 4% माना जाता है। तो अपन ये यहाँ पर लिख दें कि यदि आई आर का मान बहुत कम है, बहुत कम है, अर्थात लगभग 4% है, लगभग 4% है, तो आई आर को नगण्य मानकर उपेक्षा करने का, नगण्य मानकर इसकी क्या कर देते हैं हम, उपेक्षा कर देते हैं। जब इसकी उपेक्षा कर देंगे तो हमारे पास केवल यहाँ पर मान रह जाएगा आई ऑब्जर्व बराबर आई ए प्लस आई टी। ठीक है, अब यदि अपन को ये निकालना है कि अवशोषित माध्यम के द्वारा प्रकाश की तीव्रता का कितना भाग अवशोषित किया गया है, तो यदि उसे निकालना चाहते हैं तो अपन यहाँ इस समीकरण के द्वारा निकाल सकते हैं कि आई ए बराबर आई ऑब्जर्व माइनस आई टी करके हम अवशोषित प्रकाश की तीव्रता का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो लैम्बर्ट ने यह बताया कि अवशोषित प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो सामान्यतः अवशोषित माध्यम में उपस्थित स्पीशीज या उसकी सांद्रता पर निर्भर करती है। दोबारा सुनिए, लैम्बर्ट ने यह बताया कि अवशोषित प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो समांगी अवशोषित माध्यम में उपस्थित स्पीशीज तथा उसकी सांद्रता पर निर्भर करती है। अब ये उपस्थित स्पीशीज और उसकी सांद्रता पर निर्भर करती है, तो उसको अपन किस रूप में यानी किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, या फिर अवशोषित माध्यम के द्वारा प्रकाश की तीव्रता का कितना भाग अवशोषित किया जाता है, उसमें क्या संबंध रहता है आपको प्रकाश की तीव्रता के साथ। तो यहाँ पर अपन देखो उसके द्वारा दिया गया जो नियम था लैम्बर्ट नियम, उस लैम्बर्ट नियम का अध्ययन करते हैं। और लैम्बर्ट नियम का जो अध्ययन है वो इस आधार पे करते हैं कि इसने ये बता दिया कि ये जो हमारे पास समांगी अवशोषित जो माध्यम होता है इसकी उसने मोटाई डिफाइन कर दी कि माना कि इसकी मोटाई क्या है, हमारे पास x है, इसकी मोटाई हमारे पास क्या है, x है। इसकी मोटाई x है तो इसकी मोटाई में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन हम मान लें क्या है, dx, अनंत सूक्ष्म परिवर्तन dx, अर्थात प्रकाश की जो विकिरण है उसको कितनी दूरी तय करनी पड़ रही है, dx दूरी तय करनी पड़ती है। तो यहाँ पर लिखते हैं अपन कि प्रकाश किरण द्वारा माध्यम में तय की गई
अनंत सूक्ष्म दूरी, अनंत सूक्ष्म दूरी, ठीक है। और अपन ये मान लें कि यहाँ पर जो आई है ये है आपतित प्रकाश की तीव्रता, आपतित प्रकाश की तीव्रता। अब देखो आपतित प्रकाश की तीव्रता आ गई हमारे पास। अब हम ये देखना चाहते हैं कि आपतित प्रकाश की तीव्रता में कितनी कमी हुई, आपतित प्रकाश की तीव्रता में कितनी कमी हुई। तो उस कमी को यहाँ पर अपन डिफाइन कर ले डी आई। तो यहाँ पर लिख दें आपतित प्रकाश की तीव्रता में कमी, आपतित प्रकाश की तीव्रता में कमी को हम किसके रूप में डिफाइन कर लेंगे, डी आई के रूप में डिफाइन करते हैं। अब डी आई के रूप में डिफाइन करने के बाद में हमारे पास जो समीकरण बन के आती है वो देखो निम्न आती है यहाँ पर, ये हमारे पास एक सममांगी अवशोषक माध्यम है। सममांगी अवशोषक माध्यम के द्वारा यदि अपन लैम्बर्ट नियम को परिभाषित करना चाहें तो इस रूप में ले लेंगे कि लैम्बर्ट नियम के अनुसार, लैम्बर्ट नियम के अनुसार जब एक वर्णी प्रकाश किरण को, एक वर्णी प्रकाश किरण को जो कि समानांतर है, लैम्बर्ट नियम के अनुसार जब एक वर्णी प्रकाश किरण को किसी सममांगी अवशोषक माध्यम से गुजारा जाता है तो, गुजारा जाता है तो प्रकाश की तीव्रता में होने वाली कमी, प्रकाश की तीव्रता में होने वाली कमी आपतित प्रकाश की तीव्रता आई के साथ साथ अवशोषक माध्यम की मोटाई, अवशोषक माध्यम की मोटाई x के समानुपाती, के समानुपाती होती है। लैम्बर्ट नियम के अनुसार जब एक वर्णी प्रकाश किरण को किसी सममांगी अवशोषक माध्यम से गुजारा जाता है तो प्रकाश की तीव्रता में होने वाली कमी डी आई, प्रकाश की तीव्रता में होने वाली अनंत सूक्ष्म कमी डी आई, आपतित प्रकाश की तीव्रता आई के साथ साथ अवशोषक माध्यम की मोटाई x के समानुपाती होती है। अर्थात माइनस डी आई समानुपाती आई डी एक्स, आई डी एक्स लिख देंगे। कमी के लिए अपन ने माइनस चिन्ह का उपयोग किया है क्योंकि ये जो माइनस जो चिन्ह है वो इस बात को दर्शाता है कि प्रकाश जैसे जैसे अवशोषक माध्यम में गति करता है उस तरीके से उसकी तीव्रता में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो यहाँ पर ये माइनस चिन्ह जो है प्रकाश की तीव्रता में कमी को व्यक्त कर रहा है। फिर यहाँ पर अपन इसका लिख सकते हैं माइनस डी आई अपॉन आई बराबर के डी एक्स। अब यहाँ पर ये जो के है ये क्या है, यहाँ पर समानुपाती स्थिरांक है, समीकरण नंबर 1।
यहाँ के समानुपाती स्थिरांक जो अवशोषक माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है, निर्भर करता, अवशोषक माध्यम की प्रकृति पर क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, अब देखो अपन ये मान लें यहाँ पर कि x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर i बराबर I0 या x बराबर x पर i बराबर IT, i बराबर IT, तब समीकरण 1 का इन सीमाओं में समाकलन करने पर, इन सीमाओं में समाकलन करने पर, ये जो दो सीमाएं हैं, इन सीमाओं का आधार मानकर हम समीकरण नंबर 1 का क्या कर सकते हैं, समाकलन कर सकते हैं। अब जब समीकरण 1 का समाकलन करते हैं तो देखो यहां पर अपन लिख सकते हैं I बराबर I0 से I बराबर IT माइनस VI अपॉन I बराबर K, और इधर लिख देंगे 0 से x dx, इसका समाकलन करते हैं तो हम समाकलन के दौरान लिख सकते हैं ln IT माइनस ln I0 बराबर, ये जो है इसे लिख देंगे कि 0 सॉरी x माइनस 0, इसे लिख देंगे। अब ये जो मैटर है हमारे पास, इसको हम लिख देते हैं देखो माइनस ln IT अपॉन I0 बराबर kx। अब इसको एक तरीके से तो हम ऐसे लिख सकते हैं, दूसरा तरीका इसका ये है, इसे अपन लिख दें ln I0 अपॉन IT बराबर kx। अब इसके अकॉर्डिंग यदि इसमें ln को हटाते हैं तो ln को हटाने पर इधर क्या लेना पड़ेगा, हमें एंटीलॉग लेना पड़ेगा, या फिर ये हम सीधा लिख सकते हैं कि एंटीलॉग लेने पर, प्रति लघु गुणक लेने पर, प्रति लघु गुणक लेने पर। अब दोनों का प्रति लघु गुणक लेते हैं, इसका प्रति लघु गुणक लेंगे तो देखो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं अपन, इस माइनस चिन्ह को हम इधर ट्रांसपोज कर लें तो पहले यहाँ पर अपन लिख देंगे IT अपॉन I0 बराबर बेस e की पावर माइनस kx, या फिर IT बराबर I0 बेस e की पावर माइनस kx। इस समीकरण को हम इस रूप में ले लेते हैं, और यहाँ पर यदि एंटीलॉग लेते हैं तो एंटीलॉग लेने पर हमारे पास समीकरण आती है I0 बराबर IT बेस e की पावर kx। तो ये दो प्रकार से समीकरण बन जाती है हमारे पास लेमर्ट नियम के अनुसार। अब देखो यदि ये जो समीकरण है हमारे पास, इस समीकरण में ln के मान को लॉग में कन्वर्ट कर दें, ln के मान को किस में कन्वर्ट कर दें, लॉग में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पर अपन दो लिख देते हैं समीकरण नंबर, और नीचे लिख दें कि समीकरण 2 में ln को लॉग में
परिवर्तित करने पर, लॉग में परिवर्तित करने पर, जब इसे अपन लॉग में परिवर्तित करते हैं तो इस समीकरण को अपन देखो इस प्रकार से लिख देंगे 2.303 log base 10 I0 upon IT बराबर kx। इस 2.03 को अपन इधर पक्षांतरण कर लें तो log base 10 I0 upon IT बराबर k upon 2.303x ये लिख देंगे, ठीक है। फिर अपन ये जो मान है यदि k अपॉन 2.303 बराबर k डैश, एक नया स्थिरांक जिसे विलोप गुणांक भी कहते हैं, हम क्या कहते हैं, विलोप गुणांक या अवशोषणांक, स्थिरांक भी बोलते हैं इसको। तो अब इस मान को जो अपन यहाँ पर इनपुट करते हैं तब हम लिख पाते हैं कि log base 10 I0 upon IT बराबर k डैश x, k डैश x। k डैश x ये समीकरण बन गए हमारे पास। अब देखो यदि यहाँ पर अपन एंटी लॉग लेते हैं, इसका यदि मैं एंटी लॉग लूं यानी ये समीकरण हो जाएगी मेरे पास समीकरण नंबर 3। और यहाँ पर देखें कि प्रति लघु गुणक लेने पर I0 अपॉन IT बराबर 10 की पावर k डैश x या फिर I0 बराबर IT 10 की पावर kx, ये समीकरण बनती है। यहाँ पर जो log base 10 I0 अपॉन IT जो है ये अवशोषणांक के रूप में लिया जाता है कि यदि log base 10 I0 अपॉन IT बराबर a या कैपिटल D, यहाँ पर a या कैपिटल D जो है ये अवशोषक गुणांक और जबकि k डैश जो है ये है विलोप गुणांक, विलोप गुणांक भी बोल सकते हैं इसको हम। और इसका एक नाम और दे सकते हैं विलोप गुणांक या विलोपन गुणांक। और ये a या d जो है अवशोष गुणांक या फिर प्रकाशिक घनत्व के रूप में भी जानते हैं इसको, प्रकाशिक घनत्व भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो जब यहाँ पर इसके स्थान पे अपन a का उपयोग करते हैं या b का उपयोग करते हैं तो इस समीकरण से लिख सकते हैं अपन, इस समीकरण 3 से a बराबर, समीकरण 3 से a बराबर k डैश x या a समानुपाती x, और ये समीकरण हो जाएगी हमारे पास 4। अब देखो समीकरण 4 से स्पष्ट है कि जब कोई प्रकाश की एक वर्णीय किरण अवशोषक माध्यम में से प्रवेश कराई जाती है, अवशोषक माध्यम में से गुजारी जाती है, तो प्रकाश की तीव्रता का जो अवशोषणांक होता है,
प्रकाश की तीव्रता का जो अवशोषणांक होता है वो माध्यम की मोटाई x के क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात जैसे जैसे माध्यम की मोटाई को हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे अवशोषणांक का मान भी बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार से आप लोगों का जो फर्स्ट नियम है लैम्बर्ट नियम यहाँ पर इस प्रकार से समाप्त हो जाता है। उसके बाद में जो सेकंड नियम चलता है बियर का नियम। अब बियर के नियम में क्या है, देखो बियर का नियम ये कहता है कि बियर के नियम के अनुसार जो ये अवशोषणांक है, ये जो अवशोषणांक है माध्यम की मोटाई के साथ साथ, माध्यम की मोटाई के साथ साथ विलयन की जो सांद्रता होती है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। क्योंकि अभी तो यहाँ पर अपन ने एक अवशोषक माध्यम लिया है, लेकिन अवशोषक माध्यम के स्थान पर हम कोई तनु विलयन का उपयोग कर सकते हैं। तनु विलयन हो सकता है, थोड़ा सांद्र विलयन भी हो सकता है। तो उस स्थिति में जो अवशोषक जो गुणांक है ये माध्यम की मोटाई के साथ साथ यानी x के साथ साथ विलयन की सांद्रता यानी c के भी क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात a समानुपाती c डॉट x होता है। जब यहाँ पर इसको अपन हटाते हैं, समानुपाती के चिन्ह को अपन यहाँ से हटाते हैं, तो समानुपाती के चिन्ह को हटाने के बाद a बराबर के c डॉट x का उपयोग करते हैं, c डॉट x का उपयोग करते हैं। या फिर देखो यहाँ पर अपन सिंपल वे में ऐसे ले सकते हैं कि बियर लैम्बर्ट नियम के अनुसार, बियर के अनुसार अवशोषक जो माध्यम होता है, अवशोषक जो माध्यम होता है वो विलयन की सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। अगर विलयन की सांद्रता के समानुपाती है तो a बराबर के से लिख देंगे इसको। तो ये तो है बियर का नियम। लेकिन अपन को यहाँ पर जो सेकंड नियम पढ़ना है वो सेकंड नियम है बियर लैम्बर्ट नियम, बियर लैम्बर्ट नियम। यानी बियर का नियम केवल इतना सा है कि अवशोषक माध्यम यानी जो अवशोषणांक है ये समानुपाती होता है किसके, विलयन की सांद्रता के। C बराबर विलयन की सांद्रता। और तीसरा जो नियम हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास बियर लैम्बर्ट नियम, बियर लैम्बर्ट नियम। अब बियर लैम्बर्ट नियम में क्या है कि दोनों के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट को हम क्या कर देते हैं, एक जगह सम्मिलित कर देते हैं। तो जब एक जगह सम्मिलित करते हैं तो बियर लैम्बर्ट नियम के अनुसार कि जो अवशोषणांक होता है वो विलयन की सांद्रता के साथ साथ अवशोषक माध्यम की मोटाई के भी क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात यहाँ पर जब समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो एक अलग से समानुपाती स्थिरांक का उपयोग करते हैं जिसको एप्सिलॉन बोलते हैं। तो a बराबर एप्सिलॉन c डॉट x। ये जो नियम है हमारे पास ये कहलाता है बियर लैम्बर्ट नियम। तो इस प्रकार से दोस्तों जो आप लोगों के जो सिलेबस में हालांकि टॉपिक नहीं है प्रकाश अवशोषण के नियम, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सिलेबस में नहीं होने पर भी जो एग्जामिनर है उस टॉपिक को उठा के दे देता है। क्योंकि पहले आप लोगों के सिलेबस में था लेकिन अब ये 2-3 साल से आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, फिर भी इसमें से वो क्वेश्चन पूछ लेता है, प्रकाश अवशोषण के नियम को ये पूछ लेता है। क्योंकि प्रकाश अवशोषण के केवल दो ही नियम है, एक है लैम्बर्ट का नियम और एक है बियर लैम्बर्ट का नियम। तो आप लोगों को ये मैटर इस तरीके से आप लोगों को सरल करना है। आज के लिए हम इतना ही आप लोगों के लिए वीडियो प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा यदि समय का वीडियो बनता है तो फिर आप लोगों को बोरियत महसूस होगी, इसलिए हम इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।